8 जून को शपथ लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सूत्रों के हवाले से विस्तार न्यूज विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहा है। 8 जून को प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे, यानी आज से 2 दिन बाद। और प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे, ये भी खबर आ गई है सामने। तो शाम की बैठक बेहद अहम हो जाएगी, जो एनडीए की बैठक होने वाली है, क्योंकि 2 दिन बाद शपथ ग्रहण है। और शपथ ग्रहण में कौन कौन मौजूद रहेगा, क्या कुछ चीजें होती हैं, कौन कौन से मेहमान बुलाए जाते हैं, ये सब भी बताएंगे। दिल्ली से अमृत तिवारी तमाम खबरों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अमृत, जो खबर आई है अभी वो आई है कि 8 तारीख को शपथ लेंगे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन उससे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है आज शाम की बैठक। एनडीए की बैठक को लेकर क्या हलचल है, क्या चीजें सामने आ रही हैं, तमाम जो उनके नेता है क्या कह रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी जोर जुगत में लगा है, उसको लेकर भी अपडेट दे दीजिए। जी, आपको बता दें नितेश कि दिल्ली में जो है काफ़ी हलचल बढ़ चुकी है। देश के अलग अलग हिस्से से पार्टियों के जितने भी प्रभारी हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, वो दिल्ली की तरफ पहुंच चुके हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हो या फिर एनडीए के से जुड़े हुए नेता हों। और अब सबकी कोशिश है कि सरकार बनाने की जो भूमिका एनडीए को मिली है मैंडेट में, उसमें जो है क्या कोई तोड़फोड़ हो सकता है, वो इंडिया गठबंधन की तरफ से ये बातें उठ करके आ रही हैं। क्या इंडिया गठबंधन अपना दावा पेश करेगी, इसको लेकर के उनकी बैठक होनी है। वहीं एनडीए जो कि पहले से ही अपनी बातों को लेकर के मुतासिर है कि उनकी सरकार बनने ही जा रही है, और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकते हैं और सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। जब इस परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं तो जाहिर तौर पर उनकी तरफ से यह भी तैयारी है कि शपथ ग्रहण का भी जो है टाइम निर्धारित कर लिया जाए, और 8 जून को शपथ जो है वो समारोह की तैयारी उसकी जो है शुरू हो चुकी है, उसकी तैयारियों के ऊपर जो है काम चल रहा है। लेकिन अब इसमें मामला आता है कि शपथ तो हो जाएगा, लेकिन कौन कहां किस खेमे में बैठेगा, इसको लेकर के अटकलबाजी जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। जहां तक विस्तार न्यूज को जानकारी मिली है, टीडीपी की तरफ से जो है अभी से अगर कहा जाए हार्ड बार्गेनिंग शुरू हो चुकी है, जेडीयू की तरफ से भी शुरू हो चुकी है। जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, टीडीपी जो है कम से कम 3 से 4 मंत्रालयों के लेने की बात कर रही है, जिसमें से या तो वित्त, स्वास्थ्य, ये मंत्रालय जो है काफ़ी अहम है, और इनकी जो है उनकी तरफ से डिमांड अभी से चलनी शुरू हो चुकी है। ये जो हम बातें बता रहे हैं टीडीपी पार्टी के भीतर से जो बातें आई हैं निकल करके, वो हम आपको बातें बता रहे हैं। जबकि जेडीयू की तरफ से इशारा किया गया है, जिसमें खास तौर पे बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा देने की भी बात इसमें शामिल है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2019 और 2014 में जिस तरह की सरकारें चलाए थे, उससे ये सरकार जो है वो जुदा होने वाली है, भिन्न होने वाली है। सरकार तो बनने जा रही है, लेकिन इसमें अभी पेंच शामिल है। शामिल यह है कि कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। प्रधानमंत्री मोदी के सामने अब यह है कि अपने सहयोगियों की इच्छाओं को भी ध्यान में रखना होगा। एक अगर कहा जाए कि जिस तरह से एक जगह से जिस तरह से फरमान या फिर नोट या फिर नोटिस जारी होता था, अब उसमें सबकी राय मशवरा होगा अमृत, लेकिन जाएगी। इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है वो आसानी से तो मानने वाला है नहीं। उनके तमाम नेता, चाहे कल की बैठक की बात कर ली जाए या फिर आज तेजस्वी यादव की बात कर ली जाए, सभी कह रहे हैं खेला होगा, समय का इंतजार कीजिए। क्या इनकी तरफ से भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, कुछ अपना प्रस्ताव दिया जा रहा है, कुछ ऐसी खबरें? जी नीतीश, राजनीति की कई जो है लेयर्स होती हैं, और उसी लेयर्स के बिना पे जो है इंडिया जो है अपना दावा पेश कर रही है। लेकिन अगर जो बात करें कि बहुमत के आंकड़े से इंडिया गठबंधन कितनी दूर है, तो वो तो बहुत दूर है, कोसों दूर है। लेकिन यही कहा जाता है कि खेल कुछ भी हो सकता है, बाजी कभी भी पलटी जा सकती है। अब ये देखना है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी इसमें शामिल दल हैं, वो अभी जो आज बैठक करेंगे शाम 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में यह बैठक होने वाली है, और इस बैठक में तमाम दल के नेता शामिल होंगे। शरद पवार, सुप्रिया शुले भी महाराष्ट्र से पहुंच गए हैं। स्टालिन भी जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख हैं, वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस प्रकार देखेंगे कि जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली में जो है अपना जमावड़ा जमा चुके हैं। अब जो है तैयारी की बैठक को लेकर के, बैठक में तैयारी हो रही है, बातों को लेकर के अपनी आऊंगा अमृत, आऊंगा और एक चीज और जानूंगा कि जो अन्य हैं, अन्य जो दल हैं, जो अन्य निर्दलीय जीते हैं, उनका क्या ठिकाना बनाने वाले हैं, उनको क्या लेकर खबर है, इस पर भी बात करूंगा।
अमृत आऊंगा आपके पास। अनमोल तिवारी भी जुड़ गए हैं, सीधा दिल्ली से नजर बनाए हुए हमारे साथ, सीधा उनका रुख करूंगा। अनमोल भी जुड़ गए हैं। अनमोल, क्या कुछ चल रहा है दिल्ली में? क्या हलचल तेज है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में क्या कुछ चल रहा है? सरकार बनाने की कवायद को लेकर क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल नितेश, देखिए लगातार अब कवायद शुरू हो चुकी है सरकार बनाने के लिए, क्योंकि एनडीए गठबंधन को जो है एक बहुमत मिल गया है। खैर बीजेपी को जो एक जादुई आंकड़ा चाहिए था अकेले दम पर तो नहीं मिला, लेकिन अगर पूरे एनडीए की बात करेंगे तो एक जो आंकड़ा होता है सरकार बनाने की, उससे ज़्यादा सीटें हैं उनके पास। और लगातार जो बीजेपी कार्यालय है उसमें हलचल तेज है, लगातार नेताओं का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और हमारे साथ बहुत ही एक चर्चित चेहरा जो बोलेंगे राधिका खेड़ा जी हैं, और छत्तीसगढ़ में भी रही हैं, काफ़ी सुर्खियों में भी रही हैं मीडिया में। मैडम, अब 292 का आंकड़ा देख रहे हैं एनडीए का, सरकार बनने की कवायद शुरू हो गई है। देखिए, ये तो कल ही तय हो गया था कि एनडीए की सरकार दोबारा आ चुकी है और तीसरी बार बनने जा रही है मोदी जी के नेतृत्व में। 1964 के बाद ये पहली बार है और हिस्टोरिक इवेंट है, और रिकॉर्ड बन चुका है कि नेहरू जी के बाद कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। तो देश की जनता ने एक बार फिर एनडीए की सरकार के अंदर, हम एनडीए के तौर पे चुनाव में गए थे और एनडीए की सरकार को एक बार फिर वोट दिया है। और हमारे अकेले भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें हैं वो पूरे एनडीए गठबंधन के मिला के भी नहीं है। तो ये तो बहुत क्लियर था कल से ही। ठीक है, आज विपक्ष थोड़ा उछल रहा है, उछल कूद करने दीजिए, थोड़ी उनकी सीटें बड़ी हैं तो थोड़ा उनको भी सेलिब्रेट करने दीजिए। आप जिसको बोल रही हैं कि वो उछल रहा है, कभी आप भी उस पार्टी में थी और छत्तीसगढ़ में रहते हुए आपने काफ़ी काम किया उस पार्टी के लिए, और आप बीजेपी में हैं। भूपेश बघेल अपनी सीट पर हार गए, पूर्व मुख्यमंत्री, उन पर आपने कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। जी देखिए, छत्तीसगढ़ की जो तासीर है, मैं पिछले 8 साल 10 साल से छत्तीसगढ़ में काम कर रही हूँ। जो छत्तीसगढ़ की तासीर है वो भ्रष्टाचारियों को जगह नहीं देती, वो महिलाओं के साथ अपमान और बदसलूकी करने वालों को जगह नहीं देती, वो सांप्रदायिकता फैलाने वालों को जगह नहीं देती। भूपेश बघेल ने जितना अपरंपार भ्रष्टाचार किया था, चाहे वो महादेव ऐप घोटाला हो, शराब घोटाला हो, कोयला खनन हो, उसका नतीजा उनको विधानसभा चुनाव में मिल गया और आके जाके वो इस समय अपनी लोकसभा भी हार गए। महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वाले, बदतमीजी करने वाले उनके परम शिष्य दुशील को जिस तरीके से कक्का ने प्रोटेक्ट किया, उनके आगे आके ढाल बन के खड़े हो गए और एक बार भी उस पर कार्रवाई नहीं करी गई। जब कांग्रेस के दफ्तर में इतनी बड़ी बात हो गई और कक्का के इशारों पे करी गई, क्यों? ठीक है, क्योंकि अनमोल आप बात करते रहिएगा और ये भी पूछिएगा कि रायबरेली में आप भी गई थी, भूपेश बघेल तो वहां क्यों नहीं जादू चला, आपका क्या कमी रह गई? शुक्रिया लेता हूं आपसे, क्योंकि ढेर सारी खबरें दिखानी, आप बात जारी रखिए। आगे बड़ी खबर है, जहां लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। इसी की बात करेंगे। ये तस्वीरें देखिए, बहुत कुछ बयां करती हैं। पीछे तेजस्वी यादव बैठे हैं और आगे बैठे हैं चाचा उनके, यानी कि नीतीश कुमार कथित रूप से उन्हें चाचा कहते हैं। चुनाव में इसी शब्द को लेकर चाचा भतीजे की लड़ाई भी खूब हुई और परिणाम के बाद नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। इधर दिल्ली पहुंचने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नया सस्पेंस खड़ा कर दिया है। और इसी सस्पेंस को देखिए कि क्या वो बयान है जिसके कारण सस्पेंस खड़ा हुआ है। सरकार तो बनेगी ही, लेकिन आगे उन्होंने एनडीए या इंडिया नहीं लगाया और इसी को लेकर सस्पेंस क्रिएट हो गया है। और तेजस्वी ने क्या कहा जब उनसे बातचीत की मीडिया ने, वो भी जरा सुने। आज का दर्जा मिले और जो आरक्षण की सीमाएं जब महागठबंधन सरकार थी बिहार में जो 75% बढ़ाया, उसको शेड्यूल लाइन में डाला जाए। और हम लोग जो देश ने मेरा देश महान है और देश की जनता ने मोदी जी को हराया है, तो हम उनको देशवासियों को धन्यवाद देते हैं। और तानाशाही के खिलाफ वोट किया गया है, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया गया है। तो हमको लगता है कि अभी जनता जो है मालिक है और हम लोगों को अब जो बैठक है शाम में, उसके बाद देखते हैं क्या निर्णय होता है। तो दिल्ली में ये चल रहा है और इसके पीछे की क्या सियासत है, बात करेंगे सीधा अमृत तिवारी से। दिल्ली रुक करेंगे एक बार फिर से। अमृत, सरकार तो बनेगी, लेकिन किसकी बनेगी नीतीश कुमार ने नहीं बताया। और आप भी अभी बता रहे थे कि हार्ड बार्गेनिंग शुरू हुई है
और ये हार्ड बार्गेनिंग बहुत कठिन चीज हो सकती है। क्या और जानकारी है? नीतीश कुमार की यही अदा और एक्शन ही तो निराली है। कई चीज़ें ऐसी बोल जाते हैं जिसका मतलब कई एंगल पे निकल करके आता है। उन्हें भी पता है कि मीडिया में किस तरह की चर्चा चल रही है, उनकी तरफ से भी ये भी देखा जा रहा है कि लोग में किस तरह से अटकलबाजियां हैं, और इसी के मद्देनजर उन्होंने भी अपने पत्ते खोले नहीं और सीधे सीधे यही बयान दिया कि सरकार तो बनेगी, लेकिन ये नहीं बताया कि किसकी बनेगी। अब इसको लेकर के ये कयासों का दौर है। दरअसल देखिए, इसमें साफ तौर पे जो जेडीयू के नेताओं से हमारी बात थी, उनका यही है कि उनकी तरफ से कोशिश है कि जो उनकी स्टेक है वो रखा जाए, और उसे जो है खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा है, वो उसके ऊपर आकर ये आम सहमति बनाए जो जेडीयू की तरफ से मांग रखी जाएगी। यानी कि मामला कुल मिलाकर के देखिए यहाँ पे बार्गेनिंग का है। बार्गेनिंग जितनी बढ़िया तरीके से होगी उतना अच्छा जो है नीतीश कुमार हो चाहे उनके सहयोगी दल जो बाकी एनडीए में है, उनको वो फायदा पहुंचने की बात है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे इसको लेकर के एक दबाव भी बनाया जाता है, साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट भी दी जाती है, और नीतीश कुमार इसमें काफी अहम है। आपको याद होगा 90s के दशक में ही जब उनकी पार्टी की संख्या क्या से क्या थी, और वहां पे वो अगर देखा जाए कि समता पार्टी के साथ जो जब थे तब भी उन्होंने है एक बड़ा खेल किया था और बड़े मंत्रालय हासिल कर लिए थे। उसके बाद भी उन्होंने पाला बदला, आगे की तरफ बढ़े, उसके बाद बिहार में मुख्यमंत्री बने बीजेपी के साथ रह करके। तो नीतीश कुमार जोड़ तोड़ और गठबंधन की राजनीति में बड़े माहिर है और अपनी बात रखने और मनवाने के लिए जाने जाते हैं। बहरहाल देखना होगा कि क्या बातचीत होती है। बातें तो ढेर सारी अमृत की, विधानसभा चुनाव तक रुकेंगे, क्या कुछ होगा, बातचीत होती रहेगी। अभी वक्त इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है उसी की। 5 साल पहले 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 33 सीटों पर सिमट गई है। सोचिए, वोट शेयर भी 50% से घटकर 41.3% आ गया है। लगभग 9% का वोट शेयर घटा है और 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी सिमट गई 33 सीटों पर आकर, जो सीटें 62 हुआ करती थी उसकी। योगी मोदी ने मिलकर पूरी ताकत लगाई। मोदी ने 32 और योगी ने 169 जनसभाएं की, फिर भी हार मिली। सपा ने बीजेपी को केंद्र में पूर्ण बहुमत से दूर कर दिया है। इस चुनाव में सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को उत्तर प्रदेश ने भर भर कर प्यार दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटें महज थी समाजवादी पार्टी के पास। सपा का वोट शेयर 18% से बढ़कर 33% हो गया है और 33 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी पाई है। और 33% वोट शेयर पाने के बाद समाजवादी पार्टी ने चमत्कृत कर दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में। आदर्श हमारे सहयोगी सीधा जुड़ेंगे, रेजिडेंट एडिटर, सीधा उनका रुख करेंगे और जाएंगे उत्तर प्रदेश। आदर्श, ये क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? अब तक तो काफी विवेचना हो गई होगी, पॉलिटिकली एक्टिव है पूरा प्रदेश। क्या हुआ है, क्या क्या कारण रहे कि भारतीय जनता पार्टी 9% वोट नीचे आया और इतनी सारी सीटें गंवा बैठी? नितेश, हम बीजेपी की चर्चा यूपी की शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं कि आप ही की नामाराशी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव की तरफ से वो मैसेज नीतीश कुमार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम अगर साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार बेहतर बना पाएंगे। ये रही पहली बात। दूसरी बात जो आपने सवाल किया, बीजेपी आखिर क्यों यूपी में पीछे रह गई। यूपी की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर पिछले कई महीनों से लगातार जब टिकट को लेकर मंथन चल रहा था बीजेपी में कि आखिर किस जिले में किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, तो इस बात को लेकर लगातार स्थानीय कार्यकर्ताओं की तरफ से, लोगों की तरफ से ये मैसेज पार्टियों को, उनके सर्वे करने वाली एजेंसियों को दिया जा रहा था कि जो स्थानीय उम्मीदवार हैं उनको बदला जाए। करीब 50 के आसपास ऐसे उम्मीदवार थे अलग अलग जिलों में जिनको बदलने की मांग स्थानीय कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं, लखनऊ के जो संगठन के लोग हैं उनकी तरफ से और तमाम जो उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी थे उनकी तरफ से की जा रही थी। लेकिन शायद बीजेपी ने यहाँ पर बड़ी गलती की। यहाँ पर बीजेपी ने सोचा कि शायद जो पहले से लगातार जीतते आ रहे हैं उन्हीं पर दांव खेला जाए, नए चेहरों पर दांव ना लगाया जाए, सेफ जोन में रखकर
टक्कर। और इसी का सबसे बड़ा नुकसान, इसी का सबसे बड़ा खामियाजा बीजेपी को यूपी में भुगतना पड़ा, जो 62+2 64 से नीचे गिरकर सीधे 33 सीटों पर आ गई। निश्चित तौर पर यह सबसे बड़ा कारण रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण अगर हम बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक साथ होने की वजह से कई ऐसे समुदाय के वोट बैंक हैं जो अलग अलग पार्टियों में विभाजित होते थे, वो एक साथ आए। चौथे कारण की बात करें अगर हम, तो बीएसपी का जो वोट बैंक रहा है, जो नाराज वोट बैंक बीजेपी की तरफ से हटकर किसी और पार्टी में जाता, उसको एक बड़ा विकल्प मिल गया। यानी कहीं वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस में डाइवर्ट होता, बीएसपी चूंकि यहां पर बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थी, उम्मीदवार भी उनके बहुत मजबूत नहीं थे, तो ऐसे में बीएसपी का जो काडर वोट था वो बीजेपी के विकल्प के तौर पर दूसरी पार्टी को तलाश रहा था। और ऐसे में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने की वजह से ये वोट बैंक भी एक तरफा ट्रांसफर हुआ गठबंधन को लेकर। तो ये वो 3 या 4 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से बीजेपी को यहां पर नुकसान हुआ, जिसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि बीजेपी ने टिकटों को लेकर सही रणनीति नहीं बनाई और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट जातिगत आधार पर भी दिए, जिसमें न सिर्फ उनके इंटैक्ट वोट बैंक साथ रहे बल्कि साथ साथ वो वोट बैंक जो उनसे दूर रहते थे, चाहे हम पटेल की बात करें, सरोज की बात करें, मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, जो उनसे दूर रहते थे, वो वोट बैंक भी उनके साथ है। तो निश्चित तौर पर ये 3-4 बड़े कारण हैं नीतीश। लेकिन आदर्श, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी की मात क्यों हुई? राम मंदिर बनाया गया, 22 तारीख को भव्य उद्घाटन किया गया, जोर शोर से अयोध्या मॉडल की बात की गई पूरे देश में, लेकिन फैजाबाद सीट हारना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा सवालिया निशान खड़ा करने वाला है। क्यों वहां पर हार हुई, क्या वहां के विश्लेषक बताते हैं, क्या कुछ जानकारी है, और क्यों राम मंदिर का उतना प्रभाव नहीं दिखाई दिया और जो कुछ फैक्टर थे वो प्रभावी हो गए? देखिए नीतीश, जब हम प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर या फिर ग्लोबल लेवल पर राम मंदिर की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है सरकार के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी। लेकिन अगर हम बात करते हैं राम मंदिर को फैजाबाद से जोड़कर, जहाँ की लोकसभा सीट है, तो वहाँ पर उस तरीके का प्रभाव या यूँ कहें कि उस तरीके का बीजेपी ने जो कोशिश की थी, जो चाहा था, वो नहीं हो पाया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो वहाँ के मौजूदा सांसद रहे थे लल्लू सिंह की तरफ से एक बयान आया एक रैली में, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम 400 सीटें पार करते हैं तो निश्चित तौर पर संविधान बदलेंगे। संविधान बदलने की ये बात जो है, इतना बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए हुआ, जिसका नुकसान ना सिर्फ पूरे यूपी में, देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ, बल्कि इसके साथ साथ फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट पर भी हुआ। और उसी का कारण है कि जो वोट बैंक था, SC/ST वोट बैंक था, ओबीसी वोट बैंक था, जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है, वो वोट बैंक सीधे तौर पर ट्रांसफर हो गया गठबंधन को लेकर। और यही सबसे बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से राहुल गांधी अपने हाथ में संविधान की प्रति लेकर घूमते थे, हर जगह पर बताते थे, दिखाते थे कि देखिए ये संविधान है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, और इसको बदलने की बात कर रही है बीजेपी। यानी एक बयान की वजह से न सिर्फ यूपी और देश के अलग अलग हिस्सों में नुकसान हुआ, बल्कि वो सीट जिसको लेकर सबसे ज्यादा आशान्वित बीजेपी थी, अयोध्या फैजाबाद, वो सीट भी हार गई। ये भी बहुत बड़ी चर्चा का विषय है कि आखिर ये बात कि संविधान में बदलाव हो जाएगा, ये कितनी प्रभावी हुई है। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी देश में गई, वो मुद्दा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई जगहों पर कारगर हुआ, लेकिन अयोध्या में ही नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश में ही नहीं हुआ। और जो दूसरी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी को लेकर छोटी सी टिप्पणी दे दीजिएगा आदर्श, की बहुजन समाज पार्टी जो पिछली बार बीजेपी के बाद दूसरा बड़ा घटक दल बनकर उभरी थी, सपा भी पीछे हो गई थी, उसका लगता है पूरा वोट बैंक शिफ्ट हो गया है इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ। छोटी सी टिप्पणी। देखिए नीतीश, बिल्कुल मैं बहुत कम शब्दों में बताऊंगा कि ये पूरा वोट बैंक शिफ्ट नहीं हुआ है, बल्कि उनका काडर वोट बैंक बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों में गया है। जहां पर इंडिया गठबंधन के लोगों ने जातिगत आधार पर टिकट दिए, वहां पर वो वोट बैंक शिफ्ट हुआ, और उसके साथ साथ बीजेपी की योजनाओं के लाभ के साथ शिफ्ट हुआ। तो सबसे बड़ा नुकसान इसमें बीएसपी को ही है, जहाँ पर एक समय में वो लगातार मुख्यमंत्री रहा करते थे, उनकी पार्टी के कई सांसद देश में रहा करते थे, जहाँ पर वहीं उसी बीएसपी का यूपी में एक भी सांसद नहीं है इस समय। नीतीश, बहुत ही रिजल्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आशाओं के प्रतिकूल आया। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आदर्श, और तमाम बातचीत साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। इधर ओडिशा में भी हलचल तेज हो गई है। ओडिशा विधानसभा की कुल 147 सीटों के लिए हुए मतदान में बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। बीजेपी ने यहां 74 सीटों पर जीत दर्ज की है और बहुमत का आंकड़ा जो है उसे हासिल कर लिया है। ओडिशा विधानसभा चुनाव के नतीजों से
मिली हार के बाद सीएम नवीन पटनायक अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब वो पहुंचे राजभवन और उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। इस जीत के साथ ही बीजेपी ने बीजेडी की 24 साल से चल रही सरकार का अंत कर दिया और अब सीएम फेस को लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। ओडिशा में बहुमत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने अब सीएम तय करने की भी चुनौती है। इस रेस में सबसे पहला नाम है तो वो है धर्मेंद्र प्रधान का, जो नरेंद्र मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में मंत्री रहे हैं और ओडिशा की कमान लंबे समय से उन्हें सौंपी गई चुनावी कमान, और इस बार आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने वहां झंडा गाड़ दिया है। दूसरा नाम है संबित पात्रा का, जो कि पुरी से लोकसभा चुनाव भी जीते हैं और उन्होंने भी यहां के चुनाव में काफी दमखम लगाया है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल भी सीएम पद के दावेदार हैं। तो अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी यहां कब सरकार बनाने का दावा पेश करती है, कौन मुख्यमंत्री होता है, किसके नाम पर विधायक दल की बैठक में मुहर लगती है, प्रस्ताव भेजा जाता है। इसके साथ ही जो केंद्रीय पर्यवेक्षक जाते हैं वो कब भेजे जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओडिशा में। लेकिन अप्रत्याशित चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद परिणाम आए हैं ओडिशा से, ये कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत, 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। बात छत्तीसगढ़ की थोड़ा कर लीजिए। 11 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। कोरबा पर लेकिन झटका लगा है और यहां हारने वाला चेहरा कोई सामान्य चेहरा नहीं है। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे बड़ी महिला नेत्री हैं और उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है, और तब जब अमित शाह खुद उनके लिए यहां पर प्रचार करने पहुंचे थे। रायपुर सीट पर भारी मतों से एक बार बृजमोहन अग्रवाल ने जीत हासिल की है और विधानसभा चुनाव में तो वो हमेशा जीतते ही आए हैं, लेकिन इस बार लोकसभा जीतकर उन्होंने साबित कर दिया है कि बृजमोहन अग्रवाल वाकई कद्दावर नेता हैं छत्तीसगढ़ के, और रायपुर में उनकी धाक देखने वाली है। रायपुर दक्षिण से अभी वर्तमान में विधायक हैं और सरकार में मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, और इसी मुद्दे पर पूरी बातचीत करेंगे। लेकिन सीएम विष्णुदेव साय ने जीत के बाद क्या कहा है प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, जरा वो सुन लीजिए। सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों और मीडिया के साथीगण, ये 4 जून 2024 का आज का ये दिन हमारे देश के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना चल रही है और करीब करीब संपन्न भी हो चुका है, और लगातार तीसरी बार एनडीए को इस देश की जनता ने जनादेश दिया है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक कल है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको छत्तीसगढ़ से, रायपुर से। प्रदेश कार्यालय यानी कि कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक होगी। दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। राज्य में 10 सीटें जीतने पर सदस्यों का अभिनंदन किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में ये बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रोहित मिश्रा का रुख करेंगे, सीधा जोड़ेंगे राजधानी रायपुर से। रोहित, सबसे पहले बात 11 में से 10 सीटों पर जीतने की कर लेते हैं। जीत की बात बता दीजिएगा, और एक चीज और, कोरबा क्यों हार गई भारतीय जनता पार्टी? क्या कुछ तर्क दिए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा? कोरबा की बड़ी शख्सियत है, बड़ी नेत्री हैं छत्तीसगढ़ की, देश की, सरोज पांडे, उनकी हार भारतीय जनता पार्टी को कसक लग रही हो? बिल्कुल, देखिए नितेश, 2004, 2009 और 2014 को अगर याद किया जाए तो इस दौरान लोकसभा का चुनाव हुआ था। तब 10 भारतीय जनता पार्टी 10 सीट जीती थी, लेकिन 2019 का जब चुनाव हुआ तब भारतीय जनता पार्टी 9 सीट पर आ गई थी। तब कांग्रेस ने यहाँ पर 2 सीट हासिल की थी।
तो ऐसे में यहाँ पर अब एक बार फिर से प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी थी कि अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखे और दावा 11 सीट का किया गया था, लेकिन कोरबा में चूक हो गई और चूक होने की वजह से जो 10 सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि तारीफ सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो जहां जहां गए हैं वहां वहां कमल खिलाकर ही आए हैं। चाहे उड़ीसा की मैं बात करूं तो उड़ीसा में गए तो एकदम से ही परिणाम जो है वो 24 साल का रिकॉर्ड टूट गया। झारखंड में गए तो झारखंड में भी परिणाम बहुत बेहतर आए हैं और छत्तीसगढ़ में भी परिणाम बहुत बेहतर आए हैं। ऐसे में केंद्रीय स्तर पे भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तारीफ हो रही है। लेकिन चूक कहां हुई? चूक यहां पर हुई कि जो समीकरण बांधकर दूसरी जगह उतारा गया, क्योंकि आप देखिए अगर कांग्रेस के तमाम नेताओं को, दुर्ग के तमाम नेताओं को दूसरी जगह से टिकट दिया गया था और दूसरी जगह पर टिकट देने का असर यह हुआ कि तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो हार गए और वही फॉर्मूला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी कहीं ना कहीं असर कर गया।